पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, ठीक है, कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी और मानव असभ्य था। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो गए थे और मानव भी इसमें सभ्य जीवन जीना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों तीसरा है आद्य इतिहास काल। इसमें लेखन के प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन उसकी लिपि गूढ़ लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब दोस्तों इतिहास को जानने के हमारे दो प्रकार के स्रोत होते हैं, ठीक है। पहला होता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? साहित्यिक स्रोत ऐसे को कहते हैं जैसे कहीं लिखित प्रमाण है या किसी इतिहासकार द्वारा किसी पुस्तक में कुछ लिख दिया गया हो अतीत में हमारे, तो वो हमारे साहित्यिक स्रोत होते हैं, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। और जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, पुरातात्विक उसमें क्या होता है, जैसे मुद्रा हुई, कोई सिक्का है उस पर किसी शासक का प्रमाण मिलता है, कोई इमारत है या कोई चित्रकला है, ये सभी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखने का प्रमाण किसी सिक्के या फिर इमारत या फिर चित्रकला पर मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत का 3 पार्ट है, ठीक है। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेत्तर या लौकिक साहित्य और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पहले हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य के बारे में। तो दोस्तों धार्मिक साहित्य में 3 आते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में जो पहला है ब्राह्मण साहित्य, इसमें हम बात करेंगे वेद की। दोस्तों हमारे 4 वेद हैं जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। इन सभी वेदों से हमें अपने इतिहास या प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैसे ऐतरेय, शतपथ और पंचविश, ये सभी। उसके बाद हैं उपनिषद जिनमें केन, ईश, कठ, मांडुक्य, छांदोग्य, ये सभी हमारे उपनिषद हैं। ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोस्तों, ठीक है। और महाकाव्य में आप जानते हैं रामायण, महाभारत शामिल हैं। वेदांगों में 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और हमें अपनी स्मृतियाँ जो हैं हमारी, उनसे भी अधिक जानकारी मिलती है, जिनमें मनुस्मृति बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। अब पुराणों में दोस्तों प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहा जाता है। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य प्राचीन पुराण हैं। पुराणों की रचना का श्रेय उग्रस्वा को दिया जाता है, ठीक है। किसे दिया जाता है? उग्रस्वा को पुराणों का श्रेय। तो ये था बौद्ध साहित्य। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में, सॉरी ब्राह्मण साहित्य के बाद बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में क्या होता है कि बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध साहित्य में जितने लोग थे उन्होंने अपने, जैसे बौद्ध साहित्य में प्राचीन सबसे है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब होता है टोकरी, ठीक है। टोकरी में त्रिपिटक के सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक शामिल हैं। ये सभी एक एक करके कुछ ना कुछ अतीत के बारे में हमारे बताती है। दोस्तों जातकों की कथाएं भी बहुत प्रसिद्ध थी बुद्ध के जन्म के पहले। ये सब काल्पनिक कथाएं थी जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। और सिंहली ग्रंथ जिसमें महावंश, दीपवंश थे, ये भी हमें उस समय की जानकारी देते हैं। जैन साहित्य में दोस्तों जो जैन साहित्य था वो प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, तो प्राकृत और संस्कृत भाषा में। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम हैं, ठीक है। देखिए आचारांग सूत्र हमें बता रहा है जैन भिक्षुओं के नियम के बारे में। और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालने का काम भगवती सूत्र करता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जैन, बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथ जो धार्मिक साहित्य में थे वो हमें जानकारी प्रदान करते हैं।
अब बात करते हैं धर्मेत्तर या लौकिक साहित्य की। दोस्तों, राजनीतिक इतिहास संबंधी जानकारी हमें धर्मेत्तर साहित्य में ही मिलती है, क्योंकि जो धार्मिक साहित्य है उससे हमें किसी शासक की राजनीतिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन लौकिक साहित्य से प्राप्त होती है। अब इसमें जो थे पाणिनि के अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है, फिर भी इससे मौर्यों के पूर्व मौलकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अवस्था पर प्रकाश पड़ता है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजूरी और मौलकालीन कुछ घटनाओं की सूचना हमें ये देती है। दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये मौर्य के प्रशासनों के बारे में बताता है, वहाँ की न्याय व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जानकारी देता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पातंजलि का महाभाष्य जो है ये भी हमें जानकारी देता है। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र, इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था अग्निमित्र तथा विदर्भ राज की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा का उल्लेख मालविका अग्निमित्र में किया गया है, जो कालिदास की रचना है। और ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता, ये जो गार्गी संहिता है ये एक ज्योतिष ग्रंथ है जो हमें यवनों के आक्रमण की सूचना या उसका उल्लेख करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे धर्मेत्तर साहित्य। ठीक है, कुछ गुप्त काल में हमारे एक राजकवि भी थे जिन्होंने अपने कलम से कुछ पुस्तकें लिखी जिससे हमें अपने इतिहास को जानने में मदद मिलती है, जिसमें ब्राणभट्ट की हर्षचरित, इसमें हर्षचरित में जो हर्ष थे, जो पुष्यभूति वंश के शासक हर्ष थे, उनकी उपलब्धियों का वर्णन हर्षचरित में किया गया है। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। कल्हड़ की राजत रंगिनी से भी हमें सूचना मिलती है। और फिर दोस्तों कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण भी शामिल थे, जिनमें यूनानी लेखक, ठीक है, और यूनानी लेखकों को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला सिकंदर के जो पहले आए थे, उसके बाद सिकंदर के जो साथ आए थे, फिर सिकंदर के जो बाद आए थे। तो सिकंदर के पहले आने वाले सबसे पहला जो यूनानी सैनिक था जो भारत की भूमि पर आया था वो था स्काइलैक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो स्काइलैक्स जो था वो पहला यूनानी सैनिक था जो भारत की भूमि पर अपना कदम रखा है। इसने बताया कि भारत में उच्च कुलीन वर्गों का अधिक सम्मान होता है। हेकेटियस दूसरा यूनानी शासक था या लेखक था। इसी ने भारत और विदेशों के बीच कायम संबंधों की चर्चा की है। किसने? हेकेटियस ने। अब बात करते हैं हेरोडोटस की। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस की रचना है हिस्टोरिका। ठीक है, अब सिकंदर के पहले ये सभी आए थे। कौन कौन? हेरोडोटस, हेकेटियस और स्काइलैक्स। अब सिकंदर के साथ आने वाले जैसे निरियाकस थे, यूमेनिस थे, ये सभी सिकंदर के साथ भारत में आए थे। अब सिकंदर के बाद कुछ यात्री आए थे जैसे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की रचना थी इंडिका। और दोस्तों मेगस्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 साल रहा था दरबारी बनकर। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि मेगस्थनीज किसके दरबार में रहा था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कितने साल? 14 वर्ष तक इनके दरबार में था। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, टॉलमी की जियोग्राफिका और डायमेकस और स्ट्रोबो आदि ये सभी सिकंदर के बाद आने वाले थे। इनकी रचनाएं आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब चीनी लेखकों की बात करते हैं। दोस्तों चीनी लेखकों में कुछ प्रमुख हैं जैसे फाहियान,
शुंगयान हुएनसांग। ठीक है, हुएनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। साथ ही साथ इसका अर्थ क्या होता है? यात्रियों का राजकुमार। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और हुएनसांग भारत में जब आया तो उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, और इसकी जो यात्रा वृत्तांत थी उसे सी युकी के नाम से जाना जाता है। और हुएनसांग का एक मित्र था जिसका नाम था हीली। इसने हुएनसांग की जीवनी नामक ग्रंथ की रचना करी थी। अब बात करते हैं अरबी लेखक की। अरबी लेखक में अल बिरादरी फरिश्ता, अल बरूनी जिसकी रचना है तहकीके हिंद, फिरदौसी की शाहनामा, अली अहमद की चचनामा, जियासुद्दीन बरनी की तहकीके फिरोज शाही, अबू फजल का अकबरनामा। दोस्तों ये जो अबू फजल का अकबरनामा है ये बहुत ही मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। साथ ही अल बरूनी की तहकीके हिंद, सुलेमान और अल मसूदी, तो ये सभी अरबी लेखक थे जो भारत आए। तो एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज़ कर दूं कि जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों में पहले थे यूनानी, ठीक है, दूसरे थे चीनी यात्री यानी जो चाइना से आए थे, तीसरे थे अरबी। ठीक है, तो ये फिर से रिवाइज कर लीजिए आप लोग कि भारत में आने वाले विदेशी में यूनानी, चीनी और अरबी शामिल थे। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के, अभिलेख, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ एवं चित्रकला आते हैं। ठीक है, इन्हीं सब के माध्यम से हम अपने इतिहास को समझते हैं, अपने अतीत को जानते हैं। ठीक है, अभिलेख में क्या शामिल है? अभिलेख अधिकांश स्तंभ लेख, मूर्तियों आदि पर खुदे होते हैं। ठीक है, जो दोस्तों मूर्ति होती हैं, मूर्ति या कोई खंभा जिसे स्तंभ कहा जाता है, उस पर अनेक प्रकार के लिपियों, अनेक प्रकार का लेख लिखा होता है या खुदा होता है, जिसे पुराने समय में उस पर खुदवाया जाता था। और उन्हीं सब से हमें पुराने समय के जो डेट हैं, जो वहाँ उस समय के शासक हैं, उनके बारे में सूचना मिलती है। अशोक के अभिलेख जो थे दोस्तों, उसे 3 भागों में बांटा गया। एक शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब होता है गुफा। गुफाओं में दोस्तों जो लेख लिखे जाते थे या जिन्हें खुदवाया जाता था उसे गुहा लेख कहा जाता है। अशोक के बाद अभिलेख को 2 भागों में बांटा गया। एक था राजकीय अभिलेख, दूसरा निजी अभिलेख। राजकीय अभिलेख को राजकवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियाँ थीं। ठीक है, राजकीय अभिलेख जो था उसमें जो राजकवि होते थे, किसी राजा के दरबार में हर एक राजा अपना राजकवि रखता था, जो उसकी जानकारियों को या उस समय के सभी जानकारियों को एक जगह लिखता था, इकट्ठा करता था। ठीक है, तो राजकवियों द्वारा जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती थीं वो राजकीय अभिलेख कहे जाते थे। ठीक है, इसे भूमि अनुदान पत्र भी कहा जाता है। जो निजी अभिलेख था, निजी अभिलेख ये सभी मंदिरों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते थे। इन पर जब खुदाई हुई तो तिथियों से मंदिर का निर्माण के समय का ज्ञात होता है। दोस्तों जो अशोक के बाद जब अशोक मर गए तो एक था राजकीय और दूसरा था निजी। राजकीय में तो राज दरबारी या राजकीय जो उस समय के दरबारी लेखक हुआ करते थे वो अपनी प्रशस्तियों में लिखते थे। दूसरा जो थे वो था निजी। निजी में क्या होता था कि इसमें मंदिरों में मूर्तियों पर लेख लिखवाए जाते थे। ठीक है, मंदिरों में लिखवाए जाते थे और उसी से हमें पता चलता है कि मंदिर कब बना था और इसमें किसने बनवाया था इस मंदिर को। अब यवन राजदूत हेलियोडोरस, इसके जो बेस नगर से प्राप्त एक गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, किसका? यवन का एक राजदूत था, यवन शासक का, जिसका नाम था हेलियोडोरस, और उसी का जो गरुड़ स्तंभ था जिसे बेस नगर से प्राप्त किया गया था उससे भी जानकारी प्राप्त होती है। वारा प्रतिमा पर एरण
जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था, इसमें तोरमाड़ जो एक हूण राजा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं हरिसेन की। जो हरिसेन थे इन्हीं की रचना थी प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा था और इनकी जो प्रयाग प्रशस्ति है इससे हमें सबसे ज़्यादा सूचना समुद्रगुप्त के बारे में मिलती है, जिसकी चर्चा हम गुप्त राजवंश में करेंगे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के जो उसकी उपलब्धियां थीं, जो विजय थे, उसकी सूचना प्रयाग प्रशस्ति से हमें प्राप्त होती है। अब बात करते हैं मुद्रा की। दोस्तों जो सिक्के थे उस समय, उन सिक्कों पर शासकों के चित्र या किसी प्रकार का फूल, पर्वत, वृक्ष ये सभी बने होते थे। उस प्राचीन सिक्कों को आहत मुद्रा कहा जाता था। ठीक है, और सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने जारी किए थे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए हैं, तो वो थे कुषाण। कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अब दोस्तों बात करते हैं सोने के सिक्के के व्यापक प्रयोग के संकेत हमें मिलते हैं। कैसे? सोने के सिक्के का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता था। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय, मतलब अधिक मात्रा में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इससे पता चलता है कि उस समय का जो शासन था उसमें व्यापार को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया था। दोस्तों दक्षिण भारत में अनेक पुरास्थल हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में रोमन सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, रोमन सिक्के मिलने का क्या कारण होता था? मैटर ये था कि जब रोमन सिक्के मिले तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि जो व्यापारिक तंत्र था वो राजनीतिक सीमा से बंधा नहीं था। व्यापार एक खुले तौर पर किया जाता था जिससे राज्य को बहुत बड़ी आय प्राप्त होती थी, साथ ही साथ उससे लोगों का भी जीवन चलता था। अब जो आखिरी है वो है चित्रकला। चित्रकला में क्या था कि अजंता का जो चित्र था, ठीक है, अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, अजंता के चित्र में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से बौद्ध चित्रकला की कलात्मक पराकाष्ठा का प्रमाण मिलता है। एलोरा गुफाओं के चित्र एवं बाघ की गुफाएं भी चित्रकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों पुराने समय में जो चित्र बनाए जाते थे, चित्रकला उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है, इस चित्रकला से बहुत ही जानकारी मिलती है हमारे अतीत के बारे में। ठीक है, जानकारी मिलती है। जैसे अजंता का गुफा है, अजंता की गुफा से हमें पता चलता है जो उस गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, मरणशील राजकुमारी जैसे बहुत ही शानदार और सुंदर चित्र हैं, उससे हमें पता चलता है। साथ ही अनेक चित्र हैं जो शासक तथा उनके द्वारा की गई गतिविधियों की हमें सूचना देते हैं। तो आपको एक बार मैं फिर से यहाँ रिवाइज कर देता हूँ। दोस्तों भारतीय इतिहास में जो स्रोत थे वो था पहला पुरातात्विक या साहित्यिक जो कह लीजिए, और साहित्यिक। ठीक है, पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्यिक में कौन थे? धार्मिक, लौकिक, फिर यूनान जो विदेशी यात्री थे वो थे। ठीक है, पुरातात्विक में कौन कौन से थे? तो पुरातात्विक में थे सिक्के, भवन, इमारत, चित्रकला और अभिलेख। अभिलेख जैसे हमें किसी जगह गड़े हुए मिल जाते हैं, किसी का पुराना अवशेष समझ लीजिए, या फिर हमें अगर पुराना अवशेष मिलता है, जैसे डायनासोर का अवशेष मिला हमें 10,000 साल बाद, तो उससे पता चल जाता है कि इतने समय पहले कार्बन डेटिंग द्वारा पता लगा लिया जाता था कि यहाँ पर कोई कब ये डायनासोर मरा था और इनकी जातियाँ कब तक इस पृथ्वी पर सरवाइव करी थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी अपडेट्स पाने के लिए डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।